देखें मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ होगी। ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, कि आपको टेंशन आती है इस चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे। तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई, आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर, मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। उधर से आपको याद होगा कि इधर से बांग्लादेश भी तरले कर रहा है उनके 5 बिलियन लेने के लिए। और उसके साथ ही एक मालदीव कंट्री है, मालदीव कंट्री से जब ये सवाल पूछा गया कि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यार मुझे मजा आ गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने ये बात की कि हम IMF के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वो कह रहे हैं हम चाइना से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हिंदुस्तान से मदद लेंगे, लेकिन हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में आपको याद होगा भी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी? पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी पता है क्या है? क्या? कि IMF के हम गुलाम है और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारी कौम को। ये आबिद अली ब्रांड है ये। आप इधर कुछ लिखवाया करें ना साथ। नहीं मैं नहीं लिखवाता। ये देखें, शर्ट चेक करें, ये ट्राउजर है, इसके साथ कैप भी दी हुई है, और वेरी रिजनेबल प्राइस 1000 में ही दे रहे हैं पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से। हिंदुस्तान में ये 300-350 रुपए का होगा। अगर करेंसी को ज्वाइन करते हैं, प्लस माइनस जब जमा करते हैं बीच में, तो 1000 रुपए में ही पड़ेगा। लोग पर पीस के ऊपर 500 कमाते हैं, मैं पर पीस पे 100 रुपया कमाता हूँ, लेकिन रात को मेरी कटिंग इतनी बड़ी होती है कि 500 वाले की वो कमाई नहीं होती जो मेरी कमाई होती है। हम तो कहते हैं जी मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में है कि सफाई नहीं माने। भाई ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो। हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। हमारे मजहब में कहा जाता है धोखा देना हराम है, और सबसे पहले धोखा हम देते हैं। हमारा मजहब कहता है करप्शन हराम है, हराम तरीके से पैसा कमाना जो है ना वो हराम है। और सबसे ज्यादा तो हराम हमारे दारों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसों के बगैर आपका काम ही नहीं होता। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आप नीचे इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में बताना है कि आबिद भाई को जल्द से जल्द वीडियो में आना चाहिए कि अपने कारोबार को देखना चाहिए। आपने लाजमी बताना है नीचे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम आबिद भाई के पास मौजूद हैं और आबिद भाई से बात करने वाले हैं। काफी दिनों बाद इनके साथ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। रीजन ये है, कुछ मैं आउट ऑफ सिटी था, लाहौर में नहीं था, और कुछ आबिद भाई की बिजनेस को लेके अपनी बहुत सी मसरूफियात चल रही हैं। ये आबिद भाई खुद क्लियर करेंगे। लेकिन टॉपिक पे आते हैं। बहुत से टॉपिक हैं। एक बड़ा टॉपिक ये है, कश्मीर में कुछ ही हफ्तों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट किया और बहुत बड़ी रैली निकाली। इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर को लेके, क्या वो खत्म होता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ और भी प्रेसिडेंट ओबामा की अगर बात करें, कुछ टाइम पहले उन्होंने इंडिया का विजिट किया, वहां पे उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट कही थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आजकल क्या आपकी मसरूफियत चल रही है, क्या आपका कारोबार चल रहा है, मुझे ये बताएं। जो सब अपने काम कारोबार में बिजी हूँ और माशाल्लाह कर रहा हूँ काम कारोबार। देखिए, आपका काम है यूट्यूब का, आप अपना काम करते हैं। इस तरह मेरा गारमेंट्स का काम है, मैंने प्रॉपर गारमेंट्स पे तवज्जो देनी होती है। आजकल दुनिया को पता है कि विंटर का सीजन पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है, हमारे नेबर्स कंट्री में भी स्टार्ट हो रहा है। तो विंटर की बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, फैक्ट्रियों में बैठ के माल बनवाने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम भी आप अपना ज़हन बना लें। इसका मतलब ये आजकल पैसों में खेल रहे हैं आबिद भाई। तो भाई नो डाउट, मैं क्यों ना खेलूं पैसों में यार। अच्छा। देखें, यही 2-3 महीने होते हैं, इसमें हमने बहुत ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, बड़ी मेहनत करनी होती है। देखें, हमने मंदा भी बड़ा काटा है चोर साहब।
तो मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, देखें मैं वैसे ही वीडियो करता जाऊं, ना मेरी कुछ स्टडी हो, ना मुझे कुछ समझ आए। आपको पता है मेरी ऑडियंस को मैंने धड़ल्ले से बात करनी होती है और मैंने सच बोलना होता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने अब ज़हन ये बनाया कि मैं ये 2-3 महीने अपने काम कारोबार पे तवज्जो दूं। इसमें देखें अभी बड़े गैप के बाद हम वीडियो कर रहे ठीक है। हैं, इसमें मजीद और भी गैप आने हैं। मे भी 10 दिन बाद वीडियो बने, महीने बाद मे भी नेक्स्ट वीडियो आए, 2 महीने बाद वीडियो आए। और बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है, मुझे ऑफ दी कैमरा भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यार देखो, देखने वाले मुझे पसंद करते हैं, उसकी रीजन है कि मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर मैं पहले खुद स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, मुख्तलिफ वीडियोस देखता हूँ, फिर बात करने का भी मजा आता है, ऑथेंटिक बात भी होती है और देखने वालों को पसंद आती है। और अगर ऐसे ही लेट्स सपोज इधर बिजनेस में बिजी हैं, साथ साथ बच्चों के ये गारमेंट्स का सिस्टम चल रहा है, और साथ ही मैं कहूँ जी आप देखो मेरी बात सुनो, मेरा घर चलता है गारमेंट से, मेरा अल्लाह का शुक्र है मैं तो इधर बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ। तो भाई जहाँ से मेरा घर चलना है, जहाँ से मेरे बच्चों ने पढ़ना पढ़ना है, मैंने उस पे तवज्जो देनी है, मेन तवज्जो। और अपनी ऑडियंस से प्यार है, अपनी तो कोई देर बाद नजर आ जाऊंगा, वो जब भी हमारे साथ प्यार करेंगे। अच्छा आप टॉपिक की तरफ आए। बिल्कुल, टॉपिक सबसे पहले तो मुझे बताएं, बड़ा टॉपिक है और आज मैं ये समझता हूँ आपसे वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी इसलिए था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया है, रैली वहाँ पे निकाली है और बड़ी कामयाब रैली हुई है जो खबरों में नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर में कुछ ही टाइम बाद इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया साइड कश्मीर में, तो क्या समझते हैं आप इसमें? सर रैली की बात आप बाद में करें, पहले ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया साइड कश्मीर में क्या प्रोटोकॉल मिले हैं, क्या इज्जत मिली है। देखें पूरी जिंदगी हम लोगों ने ये सुना है कि इंडिया साइड के जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को या हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते, हमने सारी जिंदगी यही बात सुनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ चेंज करके दिखाया है। अभी आप देखें जो देखिए मैं साहब बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि कश्मीर के कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना कश्मीर में इलेक्शन होने देंगे और ना इधर इलेक्शन होगा और ना कोई करके दिखा सकता है इलेक्शन। देखिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम इसके बीच में सबसे पहला नाम आता है कि वो उधर इलेक्शन प्रॉपर करवा के दिखा भी रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है, इलेक्शन होंगे भी। अच्छा इलेक्शन के बाद का मामला जो है वो किसी को आइडिया नहीं है। आपको मैं बड़ी चीज बताना जा रहा हूँ, देखें चोई साहब, इलेक्शन में वोट डलता है, अगर 60% या 50% वोट डल गया तो आपको इस चीज का आइडिया है कि अवाम किस तरफ जा रही है। कश्मीर की हैसियत तो हमारा पाकिस्तान का जो स्टांस है, एक सेकंड, कश्मीर की हैसियत चेंज होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान के स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामला होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ। ठीक है। अच्छा आबिद भाई ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर लेट्स सपोज 60% वोट डलता है तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा उधर? क्या आपके ख्याल से क्या ऐसा लॉजिक, क्या सवाल करें, पॉसिबल कैसे होगा? मुझे ये बात बताइए, G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर, मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की, उधर बहुत सी कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया के बड़े ब्रिज बन रहे हैं, वो से स्विट्जरलैंड बना दी, हैसियत तो उन्होंने चेंज कर दी, कश्मीर का सारा निजाम चेंज कर दिया उन्होंने। और भाई वो आने वाले टाइमों में आप देखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि हिंदुस्तान साइड का जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड बनेगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान है उस तरफ। ठीक हो गया। चले मैं तो कहता हूँ वहाँ के लोगों को भी सब्सिडीज मिले, फैसिलिटीज मिले, डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ के लोगों में भी डेवलपमेंट हो। लेकिन ये सब बातें मेरे ख्याल से हम तो यहाँ पे रोड पे खड़े होके अपनी ओपिनियन दे देते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन एक डिस्प्यूटेड एरिया जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूटेड शो करवाया हो या डिस्प्यूटेड एरिया हो, उसमें ये सब चीजें करना प्रेशर नहीं आपको लगता कि चाहे पाकिस्तान हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, प्रेशर नहीं आता होगा कि भाई यार इधर तो कोई भी काम से पहले कोई ना कोई रोला शुरू हो जाता है? प्रेशर की बात के ऊपर ना एक बड़ी मजे की बात आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। आज से आपको बहुत साल पहले पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर सदर ओबामा जो हैं वो हिंदुस्तान का दौरा किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उधर सदर ओबामा बैठे हुए, पूरी दुनिया के कैमरे इनके ऊपर हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इन्हें दिखा रहा है। तो उस टाइम ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है इस चीज की?
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं सर, इन्हें समझना भी बात रखता है। और ये एक लॉजिकल बात इस सेंस में है कि अगर दबाव होता, चाइना का खास तौर पे अगर दबाव होता, तो अभी 2 दिन पहले की खबर है। दबाव की बात से मुझे याद आया, देखिए पाकिस्तान पे दबाव होता है अमेरिका का, वो कहता है मैं आप पे पाबंदियां लगा दूंगा, आपने तेल लेके दिखाया, आपने ये करके दिखाया। देखिए उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बना के दिखाई उन्होंने, दुनिया को पूरी को दिखा दिया। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के बारे में सोचता भी ना, तो पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जानी थी। तो मोदी इस टाइम जो है ना, वो प्रेशर नहीं ले रहा दुनिया का, भाई वो करके दिखा रहा है। वो कह रहा है मुझे कोई दबाव किसी सेक्शन, देखे ना वो तेल लेके दिखाता है रशिया से कितने बड़े लेवल पे तेल लेके दिखाता है, ईरान के साथ मुआहदे करता है, ईरान के साथ तिजारत करता है, नहीं डरता। चाबहार पोर्ट बन रहा है, तिजारत भी करता है, नहीं डरता वो। अभी अफगानिस्तान से आप देख लें, छोटा सा मुल्क है, छोटी सी उनकी आबादी है अफगानिस्तान की, मेरे ख्याल से 3 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन उसके मुल्क में वसाइल कितने हैं। अब इंडिया उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। फिर उससे आप थोड़ा सा जाएं बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की जो एनर्जी के सारे मामला हैं वो कौन कर रहा है। देखें अभी पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इस चीज पे कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी हो गई, हिंदुस्तान के साथ उनकी नफरतें हो गई। देखिए मेरे भाई, बांग्लादेश से आज भी अडानी ग्रुप ने $8 मिलियन के करीब, $800 मिलियन के करीब अभी भी उन्होंने पैसे लेने हैं, और एनर्जी के सारे मामला उधर हो रहे हैं, ऑयल के पाइप भी उधर चल रहे हैं, सारे मामला हैं इंडिया के साथ, उनके साथ कोई मामला खत्म नहीं हुए, अभी भी उनकी मोहब्बत वैसे ही है। हाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है, ज़हन चेंज हुए हैं, अभी नए मामला तो होंगे जब उन्हें समझ आएगा। अभी आप देखिए रिसेंटली जो नई खबर सुनने को आई है, पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है $7 मिलियन लेने के लिए, $7 बिलियन के लिए $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। उधर से आपको याद होगा कि इधर से बांग्लादेश भी तरले कर रहा है उनके 5 बिलियन लेने के लिए। और उसके साथ ही एक मालदीव कंट्री है, मालदीव कंट्री से जब ये सवाल पूछा गया कि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यार मुझे मजा आ गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने ये बात की कि हम IMF के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम उनके आगे नहीं झुकेंगे, हम उनसे कर्जे नहीं मांगेंगे। अगर हमें कर्जा लेना होगा तो हमारी जिनके साथ हमारी पॉलिसीज हैं, जो कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, हाँ जी, जो हमारे पार्टनर हैं, चाइना हो गया, इंडिया, ये मालदीव कह रहा है भाई इतना सा मुल्क है, वो कह रहा है हम चाइना से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हिंदुस्तान से मदद लेंगे, लेकिन हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में आपको याद होगा, अभी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पता है क्या है? कि IMF के हम गुलाम हैं और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारी कौम को। और भाई हमारी कौम को खुशखबरी देते ना, तो ये खुशखबरी देते कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बना ली हैं, हमने अपने लोगों को कामयाबियों के रास्ते दिखा दिए हैं, हम अपने लोगों को बाहर भागने नहीं दे रहे, पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान में सहूलतें दे रहे हैं। तो भाई ये हमें किस किस्म की खुशखबरियां दे रहे हैं? नो डाउट। और आबिद भाई की ये सारी बातों से मैं ये कहना चाहूंगा, वाकई में जो इन्होंने डिसीजन लिया ना कि भाई जब मेरे पास नॉलेज होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर तभी बात करूंगा। देखिए बात करने का भी मजा आता है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। आबिद भाई खुद बात करते रहते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। डेफिनेटली आबिद भाई मैं एग्री करता हूँ। तो साहब मैं बेवकूफ हूँ या मुझे देखने वाले बेवकूफ हैं? जब मुझे देखे ना, मैं स्टडी नहीं करूंगा, मैं यूट्यूब नहीं देख रहा, मैं बड़ी बातें, मैं बड़े बड़े आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, तो मैं अपनी अवाम को क्या बेवकूफी वाली बातें सुनाऊंगा? भाई इससे अच्छा ये नहीं कि अवाम सब्र कर ले, कि जब मैं फ्री होऊंगा, अपने बच्चों की रोटी जब कमा लूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा और लोगों को जलाऊंगा, लोगों को सताऊंगा, लोगों को बड़ी तकलीफ दूंगा मैं। ठीक हो गया, अच्छी बात है। आबिद भाई पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या समझते हैं? क्राइसिस, हमारे यहाँ पे बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं, दूसरी साइड पे इंडिया से खबर यह है कि वो मून पे जाके, और किसके साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके मून पे जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। 2040 तक का उनका ये ड्रीम है, मिशन है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान अपने घर में, हम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकते। भाईजान आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बातें कर रहे हो, आप हंसाते हो मुझे चोसा ऐसी बातें करके। इधर बिजली नहीं आती लोगों के घरों में, हमारे घरों में बिजली नहीं आती। और भाई हम इधर डैम नहीं बना पाते, पाकिस्तान में डैम नहीं बना पाते हम लोग। हम इतने मजबूर लोग हैं, मजबूर हैं, पानी भी है, वसाइल भी हैं। क्या पाकिस्तान खूबसूरत नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है? सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम मजबूर कौम है, हम बिके हुए कौम है। और सबसे बड़ी बात, आप तो चांद की बातें कर रहे हो ना, अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक नया ऐलान किया कि हम इधर इलेक्ट्रिक जो है ना बाइक जो है वो आवाम को देंगे, इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। बात तो अच्छी है, मुझे ये बताएं चोसा, पेट्रोल का रेट देख लें और बिजली का रेट देख लें,
इलेक्ट्रिक बाइक ज्यादा महंगी पड़ेगी हमें, कभी इस चीज को भी समझिए। हाँ, उसका एक फायदा है, अच्छा। फायदे को भी जो सब ले, ठीक है। उसका फायदा ये देखें, पेट्रोल वाली जो गाड़ी या बाइक होती है ना, धुआं छोड़ती है, पोल्यूशन करती है, तो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ऐसे मामला तो नहीं होते, फायदा होगा, शोर भी नो नहीं डाउट। करती, ये फायदा होगा। लेकिन मैं बात अभी पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रिक मेड इन पाकिस्तान के नाम से इलेक्ट्रिक कार भी बना रहा है, और आप ये देखें कि दुनिया में पिछले 10-15 साल से ये कारें बन चुकी हैं और आ चुकी हुई हैं। पाकिस्तान 2024 के एंड पे ये बात कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिक कार भी बना रहे हैं, उसे अनाउंस करेंगे। बहुत बड़ा मार्का मार रहे हैं, मार्का नहीं मार रहे हो, दुनिया से 20 साल पीछे हो। 20 साल पीछे हैं, लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा कि चलो यार कोई मसला नहीं, आज भी हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रहे हैं, अगर तो मेड इन पाकिस्तान है तो सलूट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इस बात पे हमें अप्रिशिएट करना कुछ चाहिए। दिन पहले ना अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। जबरदस्त। जब इस्लामाबाद में मेरी एंट्री हुई ना, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान के बीच में हूँ। रियली वो दुनिया का ऐसा लगता है हम यूरोप के बीच में घूम रहे हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, हमारा इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, हमारा लाहौर बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन नीयत हमारी बहुत गंदी है। वैसे पाकिस्तान खूबसूरत है, पाकिस्तान के शहर खूबसूरत हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट इतनी को गंदी है, हमारे हुक्मरान इतने को बुरे हैं, इन्हें कभी इस मुल्क का ख्याल नहीं आता कि इस मुल्क को कैसे तरक्की करानी है। जो सब आज फिर वही बात करूंगा, क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे पढ़ें? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम लोग अच्छे हॉस्पिटलों पे काम करें? मैं हमेशा ये बात करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर एक बात अभी खबर भी मेरे माइंड में आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये बात आई है, पैसों के लिए पाकिस्तान गया कि भाई हमें थोड़ी हेल्प की जाए, हमें बेल आउट पैकेज दिया जाए। तो उन्होंने, आपको पता है, देखने वाले ये कमेंट बॉक्स में बताएं जिन्हें इस खबर का पता हो, आबिद भाई, उन्होंने आगे से ये बोला है कि भाई कब तक पैसे मांगते रहोगे, मैं ये अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, कब तक पैसे मांगते रहोगे, अमदाद लेते रहोगे? भाई इंडिया से सीखो, मोदी का जो एजुकेशन विजन है वो पाकिस्तान में लेके आओ। ये एशियन डेवलपमेंट मुझे मजा आ रहा है बात का, कब तक पैसे मांगते रहोगे, कब तक इमदाद मांगोगे? पहले अमेरिका ने बड़ी इमदाद की, अपने काम करवाए, अमेरिका ने आपको गद्दार, आपको खरीद के, बस समझे सारी बातें कि आपको खरीद के डॉलर भी देते रहे, और अब आप बात कर रहे हो कब तक पैसे मांगोगे, कब तक ये काम करोगे? तो देखें चौधरी साहब, मेन चीज ये है जो उन्होंने भी कहा है, वो बात मैं भी करूंगा कि आपको अपने नेबर से सीखना चाहिए। देखें, आप उनसे आईटी में कुछ ले सकते हैं, आप स्टडी में कुछ ले सकते हैं, आप एक्सपोर्ट में कुछ ले सकते हैं, आप गारमेंट्स में, बहुत सी चीजों में आप हिंदुस्तान से कुछ ले सकते हैं। देखें, मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान से दोस्ती करें, मोहब्बत बढ़ाएं। अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी के मामला भी देख लें भाईजान, मालदीव को देख लें। मालदीव ने हिंदुस्तान से दुश्मनी की, वो खसारे में आया, एंटी इंडियन बन गए, वो सारे एंटी इंडिया कैंपेन चली तो वो जो है ना वो खसारे में आ गए। एंटी इंडियन कैंपेन चली तो आज वो खसारे में आए हैं। और यार मालदीव को छोड़ो, आप श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका ने एंटी इंडियन कैंपेन चलाई, आज उसके क्या हालात हुए हैं, उसे भी छोड़ो। आप आओ बिल्कुल नेबर पे, बांग्लादेश पे आ जाओ। एंटी इंडियन कैंपेन अगर चली है उधर, तो आज बांग्लादेश के हालात क्या आ रहे हैं कि वो भी IMF के आगे घुटने टेक रहा है, वो भी मांगने की तरफ आ गया। शेख हसीना वाजिद के दौर में वो IMF के प्रोग्राम में सिर्फ सोच रहे थे, घुस नहीं रहे थे। वो चाइना से मदद मांग रहे थे, हिंदुस्तान से मदद मांग रहे थे। इन चीजों को देखना है। देखें चौधरी साहब, हमने पाकिस्तान को देखना है। हमारी मेन सबसे पहले जो चीज है ना, वो पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन हमारे हुक्मरान ना वो हमारे हमसायों से सीख रहे हैं, ना वो दुनिया को देख के सीख रहे हैं। देखें, वो कहते हैं कोई काम करना हो ना तो पहले मशवरा ले लेते हैं या किसी से सीख लेना चाहिए। तो हम सीख भी ना ले रहे किसी से कि हम सीख लें यार कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर गया, दुनिया में कैसे वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। हिंदुस्तान को भी छोड़ देते हैं जी, उससे तो हमने कुछ नहीं सीखना, क्योंकि वो तो हमारा हरीफ है, वो हमारा दुश्मन है, उससे तो कुछ नहीं सीखना। ये एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। चाइना तो आयरन फ्रेंड है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी से सीख लें। कितनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ गया हमारे साथ, या हमारे से बल्कि कुछ टाइम बाद ही आजाद हुआ। आज उनकी इकॉनमी कहाँ है, हमारी इकॉनमी कहाँ है? आज उनका एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी दुनिया में वर्थ क्या है, हमारी वर्थ क्या है? हम तो अपने से बाद बनने वाले कंट्री है। चाइना की अगर आप बात करते हैं, चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के बीच में। वो चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान से इतना कुछ पैसा कमाता है, पाकिस्तान से इतना कुछ पैसा कमाता है कि आप सोच नहीं सकते। उसे एक मुल्क ये मिला हुआ है बिजनेस के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले करवाता है, अपनी मर्जी के काम करवाता है। वो इतना हमारा दोस्त होता है चाइना, तो चाइना इधर इंडस्ट्री लगा के देता हमें मुताज बना के रखा हुआ है उसने। वो सुई तक चाइना बना के देता है। हमारे पास खुद का क्या है? खुद का कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, हमें कर्जे ही बनाया चाइना ने, चाइना के कर्जे हमने देने हैं। हमें इतना फंसा दिया उसने कर्जों, एक IMF ने कर्जों में फंसाया हुआ है, दूसरा अमेरिका ने कर्जों में फंसाया हुआ है, तीसरा चाइना ने कर्जों में फंसाया हुआ है। और ये लोग तो हमें सांस नहीं लेने दे रहे भाईजान। हमने अपनी कंट्री को कैसे ऊपर लेके जाना है,
देखिए चाइना के साथ दोस्ती रखें, हम ये नहीं कहते No कि चाइना doubt. से दुश्मनी ले लें, लेकिन एक लेवल पे दोस्ती रखें, आका गुलाम वाले मामलात ना बनाएं, दोस्तों वाले मामलात बनाएं। और चाइना के साथ अगर आपने दोस्ती रखनी है तो अपने मुल्क को पहले लेके जाएं। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने उस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने छोड़ दिए। ठीक है। उसने कहा कि मैंने मेड इन इंडिया के ऊपर काम करना है। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह अकल कब आएगी कि हमने मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर काम करना है, हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। आपने बोला कौन सी चीज है जो मेड इन चाइना नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ इधर खड़े खड़े के कौन सी चीज है जो मेड इन चाइना नहीं है। ये पीछे जितना भी आपके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये मेड इन पाकिस्तान है और बड़ी मतलब मैंने देखा नई क्वालिटी है। ये रश भी नो डाउट दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। से जो है ना, ये बात कर सकता हूँ कि आबिद अली मेड इन पाकिस्तान बेचता है और पाकिस्तान को प्रमोट करता है, कस्टमर को कह के बेचता है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये चाइना नहीं है, ये बाहर की नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है ना पूरी मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इधर रश भी, मैं पहले भी आता हूँ, हम प्रोग्राम करते हैं, अभी यकीन माने बीच में कट लगाना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से जो इनके पास वर्कर हैं, जो इनकी टीम है, वो बार बार आके कह रहे हैं कि आबिद भाई ये आर्टिकल कहाँ है, ये आर्टिकल कहाँ है। आबिद भाई क्या ऐसा फार्मूला लेके आए हैं कि आप अपने काम में के रश भी लग गया है? मैं अगर मीडिया पे आता हूँ तो ईमानदारी से आता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ तो प्रॉपर ईमानदारी से करता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पैसों की लालच नहीं होती और कम पैसों में अल्लाह पाक मुझे बहुत ज्यादा देता है। लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग पर पीस के ऊपर 500 कमाते हैं, मैं पर पीस पे 100 रुपया कमाता हूँ, लेकिन रात को मेरी कटिंग इतनी बड़ी होती है कि 500 वाले की वो कमाई नहीं होती जो मेरी कमाई होती है। और क्वालिटी मैं 10 रुपए ज्यादा लगा के ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता, क्वालिटी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अभी जो मेरे विंटर की प्रोडक्ट बन रही है ना, विंटर की, वो आप सोच भी नहीं सकते जो प्रोडक्ट। ये मेरे ख्याल से पहले तो आप लेडीज के जो गारमेंट थे उसका काम कर रहे थे, अब आपने जो सा ये मेरी ब्रांचें हैं, ये इस तरफ वाली ब्रांच जो गर्ल्स की है, इस तरफ वाली ब्रांच बॉय की है। आपको एक दो प्रोडक्ट ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज बिल्कुल नोट करने वाली है कि आप चाहे मुनाफा कम ले लो, लेकिन आपको ये चाहिए कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। अगर क्वालिटी बेहतर हो, को जरा दिखाएं, ये आबिद अली ब्रांड है ये। आप इधर कुछ लिखवाया करें ना साथ। नहीं, मैं नहीं लिखवाता। अच्छा। ये देखें, शर्ट चेक करें, ये ट्राउजर है, इसके साथ कैप भी दी हुई है और वेरी रिजनेबल प्राइस 1000 में ही दे रहे हैं पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से। दुनिया का पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आप जो ये कह रहे हैं ना, ये इसकी कीमत, ये इस पूरे सूट की कीमत 1000 रुपया, मेरे ख्याल से जहाँ से इंडिया से मोस्टली लोग देखते हैं वो लोग फिर भी नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ये 1000 के तो 200। मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। हिंदुस्तान में ये 300-350 रुपए का होगा। अगर करेंसी को ज्वाइंट करते हैं प्लस माइनस जब जमा करते हैं बीच में, तो 1000 रुपए में ही पड़ेगा ये। ठीक है, चले देखने वाले बताइएगा, क्योंकि एक दफा पहले भी ऐसे आबिद भाई ने कीमत बताई थी, यहाँ पे कोई सूट था उसकी कीमत बताई थी, नीचे कमेंट ये आ रहे थे कि यार ये फिर भी बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में हमें 300 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है। पाकिस्तान के हालात भी देख लीजिए ना, पाकिस्तान में बिजली इतनी कॉस्टली है, हिंदुस्तान में बिजली इतनी कॉस्टली नहीं है। जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें बड़े कम प्राइसेस में वो पड़ती है। हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी होती है, हमारे टेक्सटाइल खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? दुनिया में हमारी इंडस्ट्री क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है? कि आपने एक तो बिजली दुनिया में सबसे महंगी कर दी, उसके बाद आपने टैक्स इतने ठोक दिए, तो बिजनेसमैन को जो प्रोटोकॉल ही नहीं मिलेगा, उसे सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो भागेगा छोड़ के। ठीक है, ये भी पिछले मंथ की खबर थी कि अपना फैसलाबाद की बात करें, 100 से ज्यादा टेक्सटाइल जो वहाँ पे इंडस्ट्री थी वो वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज में चली गई। पहले हम सुनते थे कि बांग्लादेश जा रही है, अब बांग्लादेश के जो हालात हैं, मे भी वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही कारोबार ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा। पिछले 2-4 महीने जो मेरे ऊपर गुजरे हैं ना, ठीक है, बिजनेस को लेके वो तबाही मच गई। बिजनेसमैन, कारोबार तबाह हो गया हुआ था, किराए सर पे चढ़ गए, माल बेचने के लिए नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात एक करके, मैं यूट्यूब को भी बिल्कुल मैंने बाय बाय किया हुआ है, तो मैं दिन रात एक करके इतनी को मेहनत कर रहा हूँ, इतनी को मेहनत कर रहा हूँ, और अल्लाह मुझे उसका फल दे रहा है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब होगा, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि मेहनती इंसान की अल्लाह पाक मदद करता है, या उनका भगवान मदद करता है, या उनका गॉड मदद करता है। जो भी नाम अलग रखे हुए हैं, खुदा सबका एक ही है, तो वो उसकी मदद करता है मेहनती इंसान की। तो मैं दिन रात एक करके जब मेहनत करता हूँ तो अल्लाह मुझे उसका फल देता है। ठीक है, आबिद भाई की जो ये बातें हैं खासतौर पे मेहनत को लेके, और खास ओवरऑल जो इन्होंने बात की है, मुझे तो दिल को बड़ी अच्छी लगी है कि यार मैं ऐसे ही अगर वीडियो बना लूंगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वीडियो तो बना लूंगा, लेकिन जब उसके ऊपर मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बिजनेस में बिजी होऊंगा, तो वो उस तरीके से क्वालिटी वर्क नहीं होगा, अच्छी बात नहीं होगी। देखने वाले भी ये सोचेंगे, शायद मेरे ख्याल से देखने वालों के लिए भी के साथ भी नाइंसाफी होगी। देखिए वो नाइंसाफी है। देखें लोग क्यों देखते हैं, लोग इसलिए देखते हैं कि आज कोई नई खबर मिलेगी, ये बंदा सच बोलेगा, ये लॉजिक के साथ बात करेगा,
और सच्ची बात करेगा, पढ़ी लिखी बात करेगा। जब चौधरी साहब मेरे पास लॉजिक ही कोई नहीं होगा, ना मैंने स्टडी की होगी, ना लोगों को मैं सच दिखा सकूंगा, वही घुमाता रहूंगा बात को, जज्बाती बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नारे जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहते हो। पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए कुछ सोचो कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है। तो चौधरी साहब वो झूठ हमने कसम खाई हुई है कि अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना। जिस दिन झूठ बोलने की नौबत आएगी उस दिन हम ये काम ही छोड़ देंगे यार, आना ही छोड़ देंगे मीडिया के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और शायद देखने वाले आपको पसंद भी इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि आपके दिल में जो बात होती है वो आप बात कर देते हो, बजाय यहाँ के। अगर मैं आपको वीडियो में नजर नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स किया करें, मैं कमेंट्स फिर भी पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई आधा घंटा 15 मिनट रात को मिलते हैं लेटते हुए, तो उस टाइम मैं नीचे कमेंट्स अच्छा लगता होगा ना, कि मतलब कि लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं। और मैं अपनी पुरानी वीडियो के नीचे भी कमेंट देख रहा होता हूँ कि अभी क्या आए हैं, तो लोग आज तक प्यार करते हैं। तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप देखना चाहते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, ये आपका बड़ा शुक्रिया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की डेवलपमेंट की, तो हमें सबसे पहले यही देखना है, जैसे आबिद भाई ने बात की है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं भी कह दूंगा, आप भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इधर जितने भी लोग मौजूद होंगे कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए आपके ख्याल से? मैं क्या करूँ, आप क्या करें, आप कर क्या सकते हैं, ये जो लोग हैं ये क्या पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए अगर आपने कुछ करना है तो शुरुआत इधर से करें। ये भाई साहब कैमरामैन भाई, ये जरा नीचे दिखाइए, जरा एक बार नजर मारें। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी है, हम जहाँ खाते हैं उधर फेंक देते हैं। जो चीज हाथ में होगी हम नीचे फेंक देंगे, बॉटल होगी हम लोग नीचे फेंक देंगे। तो सबसे पहले तो कुत्ता भी हो ना, कुत्ता तो उसने भी किसी जगह पे बैठना तो सफाई करके बैठता है, लेकिन हम इंसान होके कुत्ते से भी बदतर हैं कि उधर ही गंद फेंकते हैं, उधर ही हम बैठते हैं, उधर ही हम खाते पीते हैं। तो इन चीजों की हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। और बिल्कुल बात, हम तो कहते हैं जी मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में है कि सफाई नहीं माने। भाई ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो, हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। हमारे मजहब में कहा जाता है धोखा देना हराम है, और सबसे पहले धोखा हम देते हैं। हमारा मजहब कहता है करप्शन हराम है, हराम तरीके से पैसा कमाना जो है ना वो हराम है। और सबसे ज्यादा हराम हमारे दारों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसों के बगैर आपका काम ही नहीं होता। तो ये मुसलमान ना, हम सिर्फ नाम के नमाजें भी पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, सजदे भी करेंगे, और फौरी अभी मस्जिद से बाहर निकल के झूठ भी बोलेंगे, गरीबों के साथ नाइंसाफी भी करेंगे, गला भी काटेंगे लोगों का। अच्छा, वो हराम के पैसे ले जाके अपने बच्चों को बड़े फक्र से खिलाते हैं हम लोग। तो भाईजान, सबसे पहले हमें हलाल खाने वाला बनना चाहिए, ईमानदारी से सच्चे तरीके से पैसे कमाने वाला बनना चाहिए, गरीब का एहसास करना चाहिए। एक इंसान नजर आ रहा है कि यार ये गुर्बत में फंसा हुआ है, हम उस इंसान को और बोझ डाल देते हैं और उसके हलक से पैसे निकालना चाहते हैं। तो इन चीजों से हमें बाज आना पड़ेगा, हमें जालिम नहीं बनना, और ये नाम का मुसलमान नहीं बनना। अगर मुसलमान बनना है तो फिर मुसलमान बन के दिखाना है, और जब सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो दुनिया कहेगी कि यार ये मुसलमान है। ठीक है, डेफिनेटली कोई भी मजहब है, मैं मजहब की जारी बात है, जैसे आबिद भाई ने बोला है कि बात करेंगे तो कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कोई भी मजहब हो, हम है तो सभी इंसान, हमें इंसानियत के तौर पे सच बोलने की जरूरत है, इंसानियत के तौर पे साथ वालों के साथ जो उनसे अच्छे तरीके से पेश आने की जरूरत है। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल खत्म करने की जरूरत है। मुझे आज आबिद भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा, काफी टाइम बाद प्रोग्राम किया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विद लॉजिक बात की, बिल्कुल एक प्रॉपर वे में बात की। आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? और आबिद भाई को नेक्स्ट बहुत टाइम बाद वीडियो बनानी चाहिए, जल्द वीडियो बनानी चाहिए, जो भी आपकी एक ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझसे प्यार करती है, इन्हें पता है कि मैंने यूट्यूब से पैसे नहीं लेने होते, मेरे बच्चों का सिलसिला इधर से चलता है, और मेरी ऑडियंस कभी भी मजबूर नहीं करेगी। ठीक है, वो भी इस चीज का इंतजार करेंगे कि मैं अपने काम कारोबार। चले, देखने वाले ये जरूर नीचे कमेंट, आप अपना एक क्वेश्चन मतलब बात रख देंगे भाई, ऑडियंस को चाहिए कि ये कमेंट करेंगे। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आप नीचे इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में बताना है कि आबिद भाई को जल्द से जल्द वीडियो में आना चाहिए कि अपने कारोबार को देखना चाहिए। आपने लाजमी बताना है नीचे। ठीक है, जरूर बताइएगा, डेफिनेटली। मैं भी चाहता हूं कि आबिद भाई हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्रोग्राम करें, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो देखना ये भी है कि ये आबिद भाई अकेले नहीं है, इनके साथ फैमिली है, और शायद कई फैमिलीज जुड़ी हों, जैसे इनके पास वर्कर हैं, ये सारे मामला हैं, तो टाइम देना पड़ता है और देना चाहिए भी बिजनेस को। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, आबिद भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।